सामने बैठे आदमी को मैंने नफरत से देखा था, जिसकी जिद की वजह से मैं उससे शादी करने पर मजबूर हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि रिश्तों की अहमियत एकदम भी बदल सकती है। औरत के विधवा होने के बाद ससुराल में उसके पहले पति की अहमियत से उसे क्यों नहीं रख सकती? उसे पहले जैसा सम्मान और प्यार क्यों नहीं दे सकते? औरत की विधवा होते ही क्यों उसे ससुराल से दुत्कार दिया जाता है? क्यों उसे ससुराल में रहने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है? मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे, भाई था जिसके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं विधवा होने के बाद उसके घर की दहलीज पर जाकर बैठ जाती। वह तो अपने ही बीवी बच्चों को मुश्किल से पाल पोस रहा था, इसलिए मैंने ससुराल में ही रहना ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी, जिस देवर को मैंने छोटे भाइयों की तरह समझा था, वह मेरे साथ ऐसी हरकत भी कर सकता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझ पर गलत नज़र रखने लगेगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को एक कमरे तक सीमित कर लिया था और वैसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी जैसा कि मेरे ससुराल वाले चाहते थे। मेरे पति की मौत के बाद मुझे ज़िंदगी से प्यार भी ख़त्म हो गया था। बाहर की ज़िंदगी की रंगीनियाँ क्या होती है मैं भूल गई थी। बस अंदर कमरे में रहती थी, खाना बनाने या किसी काम के लिए बाहर आती, किचन के काम को पूरा करके फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती थी। मेरी सास अपने बेटे के गम में निढाल हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ होश संभाला तो मुझे कमरे में बैठना भी नसीब नहीं हुआ था। मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी, यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पूरा दिन काम करवाती, लेकिन जैसे ही खाने का टाइम होता मुझे कम खाना देकर कहती कि तुम जवान हो, सारी उम्र कैसे गुजारोगी, इसलिए ज़्यादा खुराक तुम्हारी शारीरिक ख्वाहिशों को नहीं मारेगी, तुम सादा और कम खाना खाया करो। पूरे दिन में मुझे बस 2 ही रोटियां मिलती थी, एक दोपहर और एक रात को। मुझे वह समय याद आने लगा जब मेरा पति आरव जिंदा था। हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। 3 साल मैंने आरव की संगत में ऐसे गुजारे थे जैसे ज़िंदगी में कोई मुझे हरा ही नहीं सकता, लेकिन उसकी मौत ने तो मुझे मार ही डाला था। और फिर हमारे समाज की विधवा के साथ किए जाने वाले व्यवहार में तो मुझसे जीने का हक ही छीन लिया था। घर में अगर कोई हंसी मजाक कर रहा होता और मैं भी उसकी बातों पर हंस देती या मुस्कुराने लगती तो मेरी सास मुझे कहर भरी नज़रों से घूरती रहती। कहती, तुम्हें शर्म नहीं आई? जवानी में तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारा पति इस दुनिया से चला गया है और तुम यूं बेशर्मों की तरह हंस रही हो। और मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ही बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसलिए मैंने अपने मुँह पर एक चुटकी मुहर लगा ली थी। सफ़ेद साड़ी ही अब मेरा पहनावा बन चुका था। किसी की शादी होती तो मुझे उस शादी पर जाने की अनुमति नहीं होती थी कि सुहागन के पास विधवा औरत ना बैठ जाए, कहीं विधवा का साया सुहागन पर ना पड़ जाए। मेरी जेठानी भी मुझसे दूर भागती थी जैसे मैं कोई अछूत हूँ। फिर भी मैं सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि जब एक बार मेरी ननद और मेरे नंदोई घर में खाने की दावत पर आए थे। खाना बनाने के बाद मैं किचन में ही बैठकर सूखी रोटी के साथ अचार खा रही थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कह रखा था कि हमेशा सादा खाना खाना, तेल मसाला वाला खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर में इस वक्त एक से बढ़कर एक खाने बने हुए थे, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं दोपहर की रोटी ली और उस पर अचार रखकर खाने लगी। मेरी ज़िंदगी से वैसे ही खुशियाँ रूठ चुकी थी। मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं हंसूँ, बातें करूँ। बस एक जान थी जिन्हें ज़िंदगी के नाम पर जी ले रही थी। मर तो मैं भी शायद उसी दिन गई थी जब आरव की मौत का संदेश मुझे मिला था। मैं किचन में खाना बना रही थी जब मेरा नंदोई किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, 1 कप चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी रोटी वहीं टेबल पर रखी और चाय बनाने लगी। मुझे लगा वो चाय का कहकर बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो दरवाजे के पास हाथ बांधे मुझे ही देख रहा था। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, हरीश जी आप बाहर बैठें, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। इसके बजाय कि वो किचन से बाहर जाता, किचन के अंदर दाखिल हो गया। मेरे बहुत करीब आकर कहने लगा, मुझे तुम्हें देखकर बड़ा दुख होता है। तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सोचकर बड़ा तकलीफ़ होती है। भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो, ऊपर से यह कि तुम्हें खाने पीने को भी ठीक से नहीं दिया जाता है। जाहिर है अच्छी खुराक इंसान के अंदर के जज्बातों को उभारती है। हाँ भाई, जवान हो, खूबसूरत हो, अगर तुम्हारी जवानी तुम्हें तंग करेगी तो क्या करोगी? और तुम्हारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है जिससे कि तुम अपने जज्बातों को ठंडा कर सको। ऐसी बातें सुनकर मेरे कानों की लावे तक लाल हो गई थी। मैं न जाने कैसे यह सब बर्दाश्त कर रही थी। उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारती, लेकिन वह मेरी नंद का पति था। एक तमाशा सा लग जाता, फिर तो शायद मेरी सास मुझे रखने के लिए भी राजी न होती।
धक्के देकर मुझे घर से निकाल देती। आरव की बात तो मेरी बेबसी का खूब तमाशा लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि एकदम पीछे से ही मेरा देवर समर किचन में दाखिल हुआ। उसने सख्त शब्दों में मेरे नंदोई से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका किचन में क्या काम है? वह घबरा कर बोला, मैं तो चाय लेने आया था। समर कहने लगा, आप बाहर जाकर बैठें, आपको चाय मिल जाएगी। समर के आने पर वह एकदम बौखला गया था। फटाफट से किचन से बाहर चला गया। मैं परेशान हो गई थी कि कहीं समर मुझे ही गलत ना समझे, क्योंकि अब वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मेरे पास आया, कहने लगा, मुंह में जवाब नहीं है आपके पास। कब से वह बकवास कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? मैंने कहा कि अगर तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस घर के अलावा मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए सहना पड़ता है। यह कहकर मैंने अपने आंसू साफ किए और कप में चाय डालकर उससे कहा कि बाहर देकर आ जाओ। मैंने अपनी सूखी रोटी उठाई और अपने कमरे में जाने लगी। वह कहने लगा, यह खाते हैं आप भाभी? शायद उसे नहीं पता था कि यही मेरा खाना है। मैंने कहा, मेरे नसीब में अब यही है और मैं यह क्यों खाती हूँ, इसका जवाब तुम अपनी माँ से पूछ लेना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन उसके बाद समर की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मैंने नोट किया था, वह मुझे देखने लगा था और मुझे उसका इस तरह देखना बुरा लगता था, क्योंकि मैं उसे अपना भाई समझती थी। लेकिन पति के मरने के बाद शायद समाज की नज़रें ही बदल जाती है। शायद बेसहारा औरत को हर मर्द अपनी जागीर समझता है। एक बार तो हंगामा मच गया था। मुझे भी समर से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा उसे अपने छोटे भाइयों जैसा समझा था। बेशक उम्र में मुझे 1 साल बड़ा था, लेकिन आरव के होते हुए अक्सर आरव की डांट डपट सुनकर वह मेरे पास आता था। कहता, भाई को समझाती क्यों नहीं? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं? उन्हें क्यों मेरी आज़ादी नहीं पसंद? यह सुनकर आरव कमरे में आ जाते। समर से कहते, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तुम अपने काम के लिए नहीं निकले? तुम्हें ऐसा नहीं है कि बिजनेस भी संभालना है? जब देखो इधर उधर घूमते रहते हो, क्रिकेट खेलते रहते हो। जब आरव को इतने गुस्से में देखता तो मेरे पीछे छुप जाता। भाभी बचाएं इस जल्लाद भाई से, मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। यह सुनकर आरव मुझे कहते कि बीच में से हटो कियारा, आज तो मैं इसके कान खींच लूँगा। मुझे कह रहा था कि बस मैं ऑफिस जा रहा हूँ और देखो जाकर कमरे में तुम्हारे पीछे छुप गया। आज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं उससे कहती छोड़ दो अन्य, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ खुद ही काम को लेकर सीरियस हो जाएगा। क्यों मेरे छोटे से भाई के पीछे पड़े रहते हो? आरव उसे छोड़कर मुझे घूरने लगते। कहते, तुमने बहुत सर पर चढ़ा रखा है इसे, देख लेना सारी जिंदगी मेरे ही सर पर बैठ कर खाएगा। मजाल है कि कभी कुछ काम कर ले। जब देखो क्रिकेट खेलता रहता है या दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता है। समर आरव को अंगूठा दिखाते हुए बाहर निकल जाता था। इससे पहले कि आरव उसके पीछे भागने लगे तो मैं उनका हाथ पकड़ लेती। मैं कहती, छोड़ो आरव, उसको कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है, अभी सिर्फ 20 साल का हो पाया है। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं, समय के साथ साथ खुद ही सीरियस हो जाएगा। कितने हसीन दिन थे जो ख्वाब हो चुके थे। उस समय मेरी सास भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। आरव घर में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी थी। मुझे भी पूरा पूरा सम्मान दिया जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी सास मुझे कोई कड़वी बात भी कह जाती। आरव ने बताया था कि मैंने शादी के फ़ौरन बाद अपनी बहन और माँ को बिठाकर कह दिया था कि क्यारा मेरी पत्नी है, इसलिए उसे कभी भी घर की नौकरानी मत समझना। उसे पूरा हक है कि वह अपनी मर्जी से किचन में जो चाहे बनाए और खाए, जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। मुझे यह बात पसंद नहीं है कि वह आपसे पूछकर खाना बनाए, आपसे पूछकर हर काम करे। उसको भी जीने का हक है। जब तक आरव जिंदा थे घर पर मेरा राज था। सब मुझे हाथों हाथ रखते थे। एक उस आदमी के चले जाने से जैसे मेरी ज़िंदगी आसमान से ज़मीन पर जाकर गिरी थी। मैं खाली दामन हो गई थी। ज़िंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन समर की बात ने और भी मुश्किल कर दी थी। मेरी सास बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मेरे एक बेटे को खाकर तेरा जी नहीं भरा, जो अब दूसरे को भी निगलना चाहती है। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाई थी। मैंने कहा, क्या बात है मम्मी जी, मैंने क्या किया है? आरव का दुनिया से जाना मेरे हाथ में नहीं था। अगर मेरे हाथ में नहीं होता तो मैं कभी भी उन्हें जाने न देती। वह कहने लगी, उसे छोड़ो, समर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्या जादू कर दिया है तुमने? कहता है कि तुमसे शादी करेगा।
यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, वह पागल तो नहीं है। मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वह कहने लगी कि वह तो जीत बांधे हुए है और अपने बाप से साफ कह चुका है, शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। अब मुझे यह बताओ, ऐसा कौन सा चक्कर चलाया है तुमने समर के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे नाक के नीचे तुमने समर को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मुझसे जो मर्जी कसम ले ले। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई। मुझे समर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे क्या ज़रूरत थी यह तमाशा लगाने की और यह सब कहने की। मैं सीधा समर के कमरे में आ गई थी। मैंने उसे कहा कि यह क्या नया तमाशा लगाया है तुमने? घर पर सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। वह कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, क्या तुमने यह कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो कहने लगा, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा, तुम्हारे भाई की विधवा हूँ मैं। वो कहने लगा, मुझे पता है। मुझे उसके जवाब पर हैरत हुई थी। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो समर? तुम जानते हो मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा हूँ। वह कहने लगा कि छोटा भाई मैं आपका उस वक्त था जब तक आरव भाई जिंदा थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरी और कोई पनाहगार नहीं है। मेरा भाई मेरा खर्चा उठाने के काबिल नहीं है, वरना मैं बहुत पहले ही उसके घर चली जाती। भगवान के लिए मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालो। मुझे यहाँ पर सर छिपाने के लिए जो जगह मिली है उसे मुझसे मत छीनो। कहने लगा, आपको पनाह ही तो दे रहा हूँ, लेकिन अपने नाम की। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। तुम्हारी बात पर मम्मी जी को यह लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। मुझे लगा शायद यह बात सुनकर वह मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा, लेकिन वो तो कहने लगा, जिसको जो समझना है समझने दे। पापा मेरे फैसले पर राजी हैं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, और आप भी शादी की तैयारी करें। मैंने कहा, मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आकर आरव की तस्वीर पकड़कर रोने लगी, उसे याद करने लगी। वह था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर गलत निगाह डालता। पहले मेरे नंद के पति की घटिया बातों को न जाने कैसे मैं बर्दाश्त कर रही थी, और अब समर, उसने तो हद ही कर दी थी। अगले दिन मेरे ससुर ने जब मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकती थी। मैंने हमेशा समर को अपने भाइयों जैसा समझा है। क्या मैं आरव के नाम पर यहाँ नहीं रह सकती? वह कहने लगे, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन क्यारा बेटा, मेरी भी इच्छा है कि तुम मेरे घर में ही रहो। मेरी सास कहने लगी, क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब इनकार कर रही हो तो क्यों आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं? वह कहने लगे, यह बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है कि आगे कितनी मुश्किलें इसके इंतज़ार में खड़ी है। लेकिन मुझे समर का फैसला बिल्कुल ठीक लगा है। जाहिर है कल को उसकी भी शादी होगी। क्या उसकी पत्नी क्यारा की ज़िंदगी तंग नहीं कर देगी? वह किसी भी तौर पर क्यारा को बर्दाश्त नहीं करेगी। और बड़ी बहू का व्यवहार तुम अपनी आंखों से ही देख लो। वह तो इसे अपने पास भी नहीं बैठने देती। हम लोग आज जिंदा हैं, कल को नहीं रहेंगे, तो फिर इसका क्या होगा? यह किसी ने सोचा है? यह हमारे आरव की निशानी है। हम इसे बेघर नहीं कर सकते। इसलिए समर का फैसला बिल्कुल ठीक है। फिर मुझसे कहने लगे कि मैं चाहूँगा कि तुम इस फैसले का सम्मान करो। यह तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। तुम्हें एक सुरक्षा और एक पनाह चाहिए जो समर की सूरत में ही तुम्हें मिल सकती है। समर से शादी करना मेरी मजबूरी थी। मुझे वाकई एक पनाह की ज़रूरत थी, और यह बात भी ठीक थी कि समर की पत्नी आती तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन यह भी सच था कि मैं आरव की जगह किसी को दे नहीं सकती थी। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि इस घर में रहने की खातिर समर से शादी कर लेती हूँ, लेकिन बाद में समर से कह दूँगी कि वह दूसरी शादी बेशक कर ले। मुझे उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसके नाम के सहारे ही ज़िंदगी जी लूँगी। फिर मैंने सोचा शायद वह भी मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि मुझे सहारा दे सके। मैंने शादी का जोड़ा नहीं पहना था जो समर ने एक नौकरानी के हाथों मेरे कमरे में भिजवाया था। मैं एक बार दुल्हन बन चुकी थी, दोबारा बनना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने इसी सफ़ेद साड़ी में समर से शादी की थी। हाँ, मेरी सास ने शादी के फेरे लेते समय मेरे सर पर लाल चुन्नी डाल दी थी।
समर के साथ फेरे लेते हुए मुझे वह समय याद आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब समर ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और उस वक्त मुझे समर से नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि मैं उसे अपने पति की जगह पर नहीं देख सकती थी। जब वह मेरे कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया, मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा हो। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं पीछे हट गई। वह कहने लगा, मैंने आपको शादी का जोड़ा भिजवाया था, वह क्यों नहीं पहना आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी आरव की जगह नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि घर में मुझे रहने के लिए तुमने अपना नाम दिया, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हो। उसने बड़े अपनेपन से मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में शरारत भरकर कहने लगा, पहले मैं पहली शादी तो निभा लूं, दूसरी के बारे में बाद में सोचूंगा। इससे पहले कि वह मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसे छुड़ाया और खड़ी हो गई। मैं कहा, नहीं समर, मुझे इस आजमाइश में मत डालो, मैं तुम्हें आरव की जगह नहीं दे सकती। यह कहकर मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर वह कहने लगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, सो जाएं। उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने साइड टेबल पर रखी आरव की तस्वीर उठाई और सीने से लगाकर रोते हुए सो गई थी। सुबह समर ने वह तस्वीर मेरे हाथ से लेकर वापस साइड टेबल पर रखी थी। उसकी हरकत पर मेरी आंख खुल गई थी। 4 दिन गुजर गए थे। उसने मुझे दोबारा पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने के लिए नहीं कहा था। मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं आपको सफ़ेद कपड़ों में ना देखूं, और ना ही इतनी सादगी में रात को जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो अच्छे से तैयार रहना, जिस तरह नई नवेली दुल्हन तैयार रहती है। यह कहकर वो चला गया था, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। समर के कहने के बावजूद भी रात को तैयार नहीं हुई थी। अपने उसी पुराने कपड़े में घूम रही थी। पुराने कपड़े में देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे, लेकिन मुझे परवाह न थी। उसके कमरे में आने से पहले मैं साइड टेबल पर रखी आरव की तस्वीर पकड़े रोते हुए उससे बातें कर रही थी। जब समर कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखकर उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया था। काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मेरा दिल डर से कांप गया था। समर को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पास आया, मेरे हाथ से आरव की तस्वीर को छीना था। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, वापस करो। कहने लगा, क्यों वापस करूं? उसके कहने का तरीका बहुत ही गुस्से वाला था। कहने लगा, बहुत दिन से मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब मैं रात को कमरे में आता हूँ, तुम भाई की तस्वीर पकड़े उनसे बातें कर रही होती हो, मेरे सामने उनकी तस्वीर को चूमती हो, सीने से लगाती हो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो क्यारा? समर की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने कहा, मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि आरव की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहने लगा, क्या तुम्हारे ऐसा करने से भाई वापस आ जाएंगे? या उन्होंने कहा था तुमसे कि उनके मरने के बाद तुम भी सती हो जाना। यह पुराने ज़माने की रस्में थी कि पति के मरने के बाद पत्नी भी सती हो जाया करती थी, या फिर उसे उसके हंसने बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पति के मरने के बाद उसे जीने का हक है। वह शादी भी करने का हक रखती है। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम मेरे होते हुए मेरे भाई की तस्वीर को सीने से लगाओ। बेशक मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन यह कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी ऐसी हरकतें करे। उतारो यह विधवा का साड़ी और जाओ, तैयार होकर आओ मेरे लिए, और इस बार मैं तुम्हारा कोई भी एक नहीं सुनूंगा। यह कहकर उसने आरव की तस्वीर अलमारी के लॉकर में रख दी और उसे लॉक कर दिया। यह देखकर मुझे समर और भी बुरा लगने लगा था। मैं वैसे ही बैठी रही। समर कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मर्जी है तुम्हारी। यह कहकर उसने ड्रेसिंग के दराज से कांच की चूड़ियाँ निकाली और मेरे पास आकर बैठ गया। हाथ थामकर उसने मेरी कलाइयों को चूड़ियों से भर दिया था। कहने लगा, हमेशा इन चूड़ियों को अपने हाथों की रौनक बनाए रखना। यह कहकर उसने मुझे खींचकर अपने सीने से लगाया था। कुछ देर तक मैं उसकी मजबूत बाहों से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह हट्टा कट्टा मजबूत मर्द था। लाख कोशिश के बावजूद जब मैं उसकी बाहों के घेरे से निकल न सकी, तो थक हार कर मैंने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया था। मेरे मना करने पर भी उसने मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं दिया। वह अपना हक वसूल कर चुका था। रात भर रोने की वजह से सुबह तक मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैंने नहाकर एक हल्के रंग का ड्रेस पहन लिया था, लेकिन अब समर ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने मुझे रेड कलर की एक फैंसी साड़ी निकाल कर दी। कहने लगा, इसे पहनो, मुझे यह रंग पसंद है।
इससे पहले कि मैं इनकार करती वह सख्त व्यवहार पर उतर आया था। कहने लगा, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, नहीं तो मैं शरारत कर जाऊंगा और तुम्हें दोबारा नहाना पड़ेगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैं चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पाई। जब कपड़े बदलकर समर के साथ कमरे से बाहर निकली तो सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। कमरे से बाहर आते हुए मुझे शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई पाप किया हो। समर ने कमरे से बाहर निकलते ही मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझे डाइनिंग टेबल के पास लाया और कुर्सी पीछे कर मुझे बिठाया और खुद भी मेरे साथ ही बैठा था। मेरी सास का मूड बहुत ख़राब था। समर ने मेरी प्लेट में खुद ही पराठा रखा। कहने लगा, अब तुम्हें सिर्फ एक रोटी खाने की या फिर सूखी रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मेरी सास और मेरी जेठानी दोनों ही मुझे घूरने लगी। समर कहने लगा, मम्मी जी आज के बाद कियारा को कभी भी घर में नौकरों के जैसा काम करते हुए ना देखूं और ना ही मैं यह बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई उसे ताने दे। अब आरव भाई की विधवा नहीं, मेरी पत्नी है और उसे इसी हैसियत से अपनाया जाए। मैं एक टक समर को देख रही थी, जो मुझे समर कम और आरव ज़्यादा लग रहा था। आज मुझे समर में आरव की झलक नजर आ रही थी। मुश्किल से ही इन सब ने मुझे समर की हैसियत से स्वीकार कर लिया था। समर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उससे खिंची खिंची रहती थी। मगर एक महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। हालांकि आरव की संगत में मैंने 3 साल गुजारे थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई थी। लेकिन समर के साथ शुरू किए गए मजबूरी के रिश्ते में शायद यह पहली खुशी थी जो मुझे मिली थी। समर भी बहुत खुश था। अब तो मेरी सास भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन समर का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर गुजरे। मुझे पाँव तक ज़मीन पर रखने नहीं देता था। ऑफिस जाता तो कई बार मुझे फ़ोन करके पूछा करता, तुमने फ्रेश जूस पिया, खाना तो ठीक से खाया या नहीं, कुछ खाने का दिल हो तो मुझे बता देना। मेरे दिल में अब धीरे धीरे समर की मोहब्बत घर करने लगी थी। 9 महीने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सब बहुत खुश थे। समर की मुझसे मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं भी उसे चाहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी, उससे बातें भी खूब करती थी। वह मेरे साथ बैठता तो मेरा सर अपने कंधे पर रख देता, कहता, बस मेरे करीब रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाती रहा करो, मुझ पर हक जमाया करो कियारा, मुझे अच्छा लगता है। मेरी झिझक काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। समर की मोहब्बत ने मुझे नई ज़िंदगी दी थी, लेकिन उसके बाद जो क़यामत मुझ पर टूटी, मेरे हवास गुम हो गए थे। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को। मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। इन 2 सालों में समर ने मुझ पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर डाली थी। मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो उसकी सालगिरह समर ने घर के बड़े से आंगन में ही अरेंज करवाई थी। इस समय मेहमान मौजूद थे। हम केक काटने ही वाले थे कि जब बाहर की डोरबेल बजी थी। दरवाज़ा मेरी ननद ने खोला था और सामने आने वाले को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। हम सबकी नज़रें नंद की तरफ उठी थी। जब वो आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर मैं अपना सांस लेना भूल गई थी। वो तो आरव था, मेरा पहला पति। वह जिंदा था, यह कैसे मुमकिन था? आरव की बेताब नज़रें मुझे ही तलाश कर रही थी और मैं यूं थी पत्थर की हो चुकी थी। सभी आरव को जिंदा देखकर उसके पास भागे थे, उसे गले मिलने लगे। कुछ साल पहले आरव दुबई के लिए प्लेन में बैठे थे, लेकिन वह प्लेन क्रैश हो गया था। सुनने में यही आया था सब मुसाफिर मर चुके हैं, लेकिन इस वक्त तो वो जिंदा हम सब के सामने खड़े थे। कहने लगे, प्लेन अभी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था, बस ज़मीन से कुछ ऊपर था जब प्लेन के टायर को आग लग गई थी। बहुत से मुसाफिर हंगामा करते हुए रास्तों से बाहर निकलने लगे। मैं भी प्लेन से नीचे कूद गया था। प्लेन उस समय समंदर के ऊपर था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, जहाज के धमाके की आवाज़ मैंने सुनी थी, लेकिन उसके बाद मुझे किसी चीज़ का होश न था। मुझे होश कुछ दिन बाद आया। फिर पता चला कि मैं पिछले 2.5 साल से कोमा में था। ना जाने मुझे किसने बचाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मेरा तो विश्वास पक्का हो चुका था कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरी सास आरव के साथ गले लगी रोई जा रही थी। अब विश्वास से आरव के चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जैसे उन्हें अब भी विश्वास न आ रहा हो। सब उनके पास थे, बस मैं ही दूर खड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी यह सब क्या हो गया है। आरव के वापस आने पर रोऊं या खुश होऊं। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुलाने लगे। कियारा, तुम दूर क्यों खड़ी हो? देखो, तुम्हारी दुआओं ने मुझे तुम्हारे पास जिंदा भेज दिया है। इधर आओ मेरे पास। एक बाजू से उन्होंने मेरी सास को अपने साथ लगा रखा था, दूसरे हाथ को फैलाए वह मेरा इंतजार में खड़े थे। मुझे लगा मेरे कदमों में अनदेखी जंजीरें पड़ चुके हैं।
कैसे जाती मैं उनके पास। इस वक्त मैं समर की पत्नी थी। आरव खुद ही मेरे पास आ गए। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। आरव ने मुझे अपने आप से लगा लिया तो मुझे करंट सा लगा था। मेरी नज़रें आरव के पीछे खड़े समर पर जा टिकी थी, जो मुझे ही देखे जा रहा था। आरव कहने लगे, होश में आते ही मुझे मम्मी पापा के बाद तुम्हारा ही ख्याल आया था कि तुम तो इन 2-2.5 साल में रो रो कर पागल हो चुकी होगी। समर मुझे ही देख रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठियां उसने भी बांध रखी थी। वह जिस तकलीफ से गुजर रहा था, मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था। मैं आरव से पीछे हट गई। फिर आरव ने मेरे बहते आंसू साफ किए। उसकी नज़रें मेरे साथ खड़े मेरे बेटे पर पड़ी। पूछने लगी, यह कौन है? मेरा बेटा मुझे मम्मा मम्मा कह रहा था। यह सुनकर आरव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। उसने जल्दी से गोलू को गोद में उठा लिया। कहने लगा, क्यारा ये हमारा बच्चा है। वह बेतहाशा मेरे बेटे को चूमी जा रहा था। सब चुप थे। शायद किसी में भी यह बताने की हिम्मत नहीं थी कि इन 2-2.5 सालों में क्या कुछ हो चुका था। सब मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। बस घर के लोग ही रह गए थे। आरव की नज़रें अब भी मुझ पर थी। वह चाहते थे कि मैं कमरे में जाऊं और वह कमरे में मेरे पास आ सके, लेकिन मैं अजीब से दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ आरव था और दूसरी तरफ समर, और फिर मेरा बच्चा समर भी वही लॉन्च में ही खड़ा था। वह भी मुझे ही देखे जा रहा था। जब आरव ने सबसे कहा कि वह अब थक चुका है, आराम करना चाहता है, यह कहकर वह मेरे पास आ गए। कहने लगे, क्यारा तुम क्यों खामोश खड़ी हो? क्या बात है? अब मैं उसे क्या बताती। कहने लगा, अच्छा तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा लौट आया हूँ। वो मुस्कुराने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ थामा, समर हमारे पास आ गया था। कहने लगा, भाई क्यारा अब आपकी कुछ नहीं लगती। उसने आरव के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया था। मैं तो पहले से ही बेजान थी। आरव हैरत से समर को देखने लगे। कहने लगे, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? समर कहने लगा, हमें यही पता था कि आप भी मुसाफिरों के साथ मर चुके हैं, इसलिए मुझे क्यारा से शादी करना पड़ा। यह सुनकर तो आरव की रंगत फीकी पड़ी थी। समर कहने लगा, गोलू आपका नहीं मेरा बेटा है। यह सुनकर आरव हैरत से कभी मुझे तो कभी समर को देखने लगे। मेरी सास भी समर के पास आ गई। मेरे ससुर भी उसे समझाने लगे कि किन हालातों में यह शादी करना पड़ा था। आरव फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। फिर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर अपने माथे को दबाते रहे, फिर नाम में सर हिलाने लगे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। क्यारा मेरी पत्नी है। समर, कैसे क्यारा मेरी पत्नी है? और फिर वो अपने कमरे में चले गए। मेरी सास और ससुर भी अपने अपने कमरों में चले गए। बस मैं लॉन्च में खड़ी थी। समर मेरे पास आया। कहने लगा, क्यारा चलो कमरे में। मैं खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। मेरा हाथ थाम कर मुझे कमरे में ले गया। मैं बेजान सी बेड पर बैठ गई थी। उस वक्त समर की पसंदीदा साड़ी में मैं तैयार थी। उसने आज मेरी बहुत तारीफ भी की थी और उसकी तारीफ पर मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी सवालिया निशान बनकर रह गई थी, जिसमें कसूर किसी का भी नहीं था। समर मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ा लिया। यह देखकर समर के चेहरे पर परेशानी के हाव भाव बिखरे थे। कहने लगा, क्यारा मैं बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। उसके कहने का अंदाज भीगा हुआ था। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे घर वालों ने तुम्हें इंसान समझना छोड़ दिया था, तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। बल्कि जब मैं अपने जीजा जी की बदतमीजी देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा कि आरव भाई के मरने पर सजा तुम्हें क्यों दी जा रही है, तुम्हारी ज़िंदगी को क्यों दर्दनाक बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब मैं तुम्हें आरव भाई के लिए रोते तपते देखता तो मुझे जलन होती थी। तुम उनकी तस्वीर से प्यार भरी बातें करती, उसे सीने से लगाती तो मेरे अंदर आपसे दौड़ने लगती थी। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद शादी के साथ फेरे लेने का मतलब मुझे तब समझ आ गया था। भाई के लिए तुम्हें रोता नहीं देख सकता था। बस पता ही नहीं चला कब तुम मेरे लिए इतनी अहम हो गई कि तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने फिर से मेरे हाथ थाम लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, कोई भी फैसला करने से पहले यह सोच लेना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हमारा एक बच्चा है। प्लीज़ मेरे और गोलू के बारे में सोच लेना। मैं किसी पत्थर की तरह बेजान बैठी थी। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह में मैं जब कमरे से बाहर आई तो आरव सामने सोफे पर सर पकड़े बैठे थे। सुबह सुबह का समय था, कोई भी नहीं जागा था। मुझे समर के कमरे से बाहर निकलते देखकर उन्होंने मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। वह उठकर मेरे पास आ गए। कहने लगे, क्यारा मैं पूरी रात सो नहीं पाया
हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी रात इस बारे में सोच विचार की है और मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। ठीक है, समर ने और तुमने मजबूरी में शादी की थी। उस समय शायद हालात की नजाकत यही थी कि तुम दोनों शादी कर लेते, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो तुम अब मेरी पत्नी हो। मैं गोलू को भी अपनाने को तैयार हूँ। कुछ भी कहो, वह भी मेरा ही खून है, मेरे भाई की औलाद है। समर से मैं बात करूँगा कि वह तुम्हें तलाक दे दे। मैं तुम दोनों को अपनाऊँगा। समर का क्या है, दूसरी शादी भी कर सकता है। मैंने खाली खाली आंखों से आरव की तरफ देखा था। शायद यह सच था कि मैं पहले आरव से मोहब्बत करती थी, लेकिन जिस तरह समर ने मेरा साथ दिया, मेरे ख्याल रखा, समर की मेरे दिल में एक जगह बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, वह मेरे बच्चे का बाप था। कैसे मैं एक बच्चे को उसके सगे बाप से अलग कर देती? मैं यह नहीं कर सकती थी। मैंने आरव के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लिए। मैंने कहा, आरव ठीक है, मैं पहले तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं अब समर की पत्नी हूँ। आरव कहने लगे, क्यारा मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। पूरी रात मेरी अंगारों पर कटी है, यह सोच कर कि तुम समर की बाहों में सो रही हो। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रहूँगा? लेकिन पूरी रात मैं भी सो नहीं पाई थी। मैंने एक फैसला कर लिया था और सब घर वालों के सामने मैंने वह फैसला सुना दिया था। मेरा फैसला सुनकर समर के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून सा फैल गया था, जबकि आरव के चेहरे पर एक खामोशी और उदासी फैल गई थी। मैंने अपना फैसला सुना दिया कि मैं समर के साथ रहना चाहती हूँ और मैंने हाथ जोड़कर विनती की थी कि आरव प्लीज़ मुझे भूल जाओ और मुझे तलाक दे दो। मेरा फैसला सुनकर आरव ने मुझे गुस्से और कहर भरी नज़रों से घूरा था और गुस्से से घर से बाहर निकलता चला गया था। मैं थके थके कदमों से कमरे में आई थी। समर भी मेरे पीछे ही आया था। उसने मेरे हाथ थाम लिए, कहने लगा, क्यारा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। आरव भाई के दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्यारा तुम्हारा फैसला हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा फैसला साबित होगा। आरव का सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने समर के कंधे पर सर टिका दिया। अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो फैसला किया है वह गलत है या सही। दोस्तों, आप लोग ही मुझे बताएं कि मेरा फैसला सही है या गलत। मुझे किसके साथ रहना चाहिए, आरव के साथ या समर के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।